मैं सुरेश कुमार मैथ निर्देशक आज आपके लिए मॉडल टेस्ट फॉर सेकंड ईयर के लिए जो है लाया हूं, जिसमें सभी चैप्टरों से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। इसमें वैसे सेकंड ईयर के जितने भी चैप्टर है उन सब की ऑप्शन टाइप क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं जो इसी चैनल पे हैं। इसमें मैं सभी चैप्टरों से लिख के लेके आया हूं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, घर्षण गुणांक का सूत्र क्या है? घर्षण गुणांक का फार्मूला ऑप्शन है म्यू इज इक्वल टू एफ बाई में आर, बी है आर इज इक्वल टू म्यू बाई एफ, सी है एफ इज इक्वल टू आर बाई में म्यू, और डी है कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही उत्तर आपका? तो घर्षण गुणांक का जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू एफ बाई में आर। म्यू का मतलब होता है घर्षण गुणांक, ये जो है बल और ये प्रतिबल होता है। तो ये फ्रिक्शन, सॉरी ये घर्षण होता है, ये प्रतिबल होता है, ये है इस घर्षण गुणांक का फार्मूला। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। एक सम है कि कोई शाफ्ट 300 किलोग्राम द्रव्यमान की है। बुश द्वारा उत्पन्न घर्षण गुणांक, बुश द्वारा उत्पन्न घर्षण गुणांक 0.12 हो तो शाफ्ट चलाने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? हमें बल निकालना है। शाफ्ट चलाने के लिए बल की आवश्यकता होगी। हमें पता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि घर्षण गुणांक, इसमें ऑप्शन लिख देता हूं मैं पहले। ऑप्शन है 48 kg, बी है 36 kg, सी है 24 kg और डी है 38 kg। इनमें से सही आंसर कौन सा है वो आप यहां से निकालोगे। मैंने आपको अभी बताया है कि घर्षण गुणांक का फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू एफ बाई में आर। यहां हमें क्या निकालना है? बल निकालना है, फ्रिक्शन जो है वो निकालना है, जिसमें हमें आर दिया हुआ है और घर्षण गुणांक दिया हुआ है। तो ये आर इधर आके इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ निकल जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी है? देखो 300 गुणा में म्यू की कितनी है? 12/100। कैसे कर दिया? क्योंकि 2 के बाद दशमलव था, मैंने दशमलव को खत्म करके 100 कर दिया है। 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 12 आती है 36 kg। इसका आंसर कितना आएगा? 36 kg। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये सही समझ में आ गया होगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5 और ऑप्शन है 4। इनमें से सही आंसर कौन सा है कि स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के स्नेहक होते हैं। स्नेहक का मतलब क्या होता है? लुब्रिकेंट। मैंने आपको बताया था इसी चैप्टर में, स्नेहक ठोस, अर्ध ठोस और तरल इन अवस्था में पाया जाता। तो 3 तरह का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4। तापमान बढ़ने पर विस्कोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ने पर विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? विस्कोसिटी घटेगी, बढ़ेगी या नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब स्थिर रहेगी, या उपरोक्त सभी।
तो तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा विस्कोसिटी क्या होगी, घटेगी, और तापमान जैसे जैसे घटेगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पर विस्कोसिटी जो है वो घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? घर्षण के प्रकार या घर्षण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 5, 8, 4 और 7। इनमें से कितने प्रकार के होते हैं घर्षण? 7 प्रकार के होते हैं, जो मैंने इसी घर्षण वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह आपको बताए भी हैं। ठीक है, तो घर्षण होते हैं 7 प्रकार के, संघनक होते हैं 3 प्रकार के, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, एक स्पेनर की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। स्पेनर की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा 30 किलोग्राम का बल लगाकर एक बोल्ट को खोला जाता है। बल लगाकर एक बोल्ट को खोला जाता है। नेक्स्ट है, तो उसके इसमें लगे टॉर्क का मान बताएं। लगे टॉर्क का मान बताएं। लगो इसमें कितना टॉर्क लगे हमें वो बताना है। तो ऑप्शन है इसका कैसे टॉर्क के कैसे पता चलेगा कि उस स्पिनर की लंबाई है और उसमें कितना भार है, दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा इसका फार्मूला। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 1500 और केजी और आगे सेंटीमीटर, तो ये इसकी इकाई बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, डी, कि 1500 केजी सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है नंबर 7। प्रत्येक वस्तु में निम्नलिखित गुरुत्व केंद्र होते हैं। 7 नंबर है, प्रत्येक वस्तु में निम्नलिखित गुरुत्व केंद्र होते हैं। चार ऑप्शन है, 4, 2, 7 और 9। तो इनमें से सही आंसर क्या है, 7। 7 प्रकार के गुरुत्व केंद्र जो उसमें होते हैं, 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। एक गोले का व्यास अगर डी हो एक गोले का व्यास डी हो तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, गुरुत्व केंद्र बताएं। एक गोले का व्यास अगर डी है तो उसकी सेंटर ऑफ गुरुत्व केंद्र मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताएं। ठीक है, ऑप्शन है D/2, D/4, D/3 या 2πD। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा, D/2। कोई गोला है उसका अगर व्यास D है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगी, D/2। सेम एज इट इज एज अगर वृत्त का लेंगे तो वृत्त का भी क्या आएगा, D/2 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 9। इरेगुलर सरफेस वाले में से दिया ये
एक आकृति है ये, इसमें हमें क्षेत्रफल बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले इसकी डायमेंशन दी हुई है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यहां से लेके ये जो है दी हुई है यहां तक, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताना है हमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकलेगा आपको पता है, ये बन गया आयत। हम सबसे पहले तो इसकी निकालेंगे क्षेत्रफल इतने का, फिर हम इसका निकालेंगे इतने का, त्रिभुज का। दोनों को निकाल के हम जोड़ देंगे, टोटल क्षेत्रफल इसका आ जाएगा। तो ये आयत हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 गुणा में 4, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। त्रिभुज का कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना इसका 5, ऊंचाई कितनी इसकी, ये वाली है, तो ये वाली उतनी है जितनी ये है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर आएगा, सॉरी यहां 34 लिख लो, 36 की बजाय 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताएं। एक वृत्त त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताएं। ऑप्शन है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पता है वृत्त की जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला कितना, पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 होगी, आर कितना है 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 22 + 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 12। क्या है कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। चुंबकीय पदार्थ के प्रकार, ऑप्शन है इसमें कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ होते हैं 3 तरह के, जिसमें फेरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है और डायामैग्नेटिक है। ये तीनों इसके नाम होते हैं, फेरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ध्यान भी रख लेना, याद भी रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई बताएं। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वेबर। तो राइट आंसर क्या आएगा, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होती है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। ये प्रतिरोध की होती है, ये वोल्टेज की होती है और ये होती है करंट की, विद्युत करंट की जो है एम्पियर होती है। ठीक है, ये फ्लक्स की हो गई। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। सोलेनॉइड की कोर में क्या प्रयोग होता है। सोलेनॉइड की कोर में क्या प्रयोग होता है।
ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, बी है स्टील, सी है एल्यूमिनियम, डी है तांबा। क्या प्रयोग होता है इसमें? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन जो है, सॉफ्ट आयरन इसमें आयरन जो इसके अंदर प्रयोग होता है सोलेनोइड कॉइल। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, वायु श्रेणी के कुचालक पदार्थों के तापमान की सीमा होती है। नंबर 14, वायु श्रेणी के कुचालक पदार्थों की तापमान सीमा होती है। तापमान सीमा होती है, क्या होती है? देखिए आप, ऑप्शन है इसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री सेल्सियस, या फिर 90 डिग्री, या फिर 110 डिग्री। तो वायु श्रेणी के लिए कौन सा होगा इसके अंदर? वायु श्रेणी के लिए 90 डिग्री से। ठीक है, एक और है इसके अंदर, अगर ई श्रेणी आ जाए यहीं पे, अगर ई श्रेणी, अगला क्वेश्चन है नंबर 15 मैंने बनाया है, वाई के लिए क्या आएगा? 90। अगर ई की बात करें कि ई श्रेणी के लिए, तो उसके लिए 90 नहीं, उसके लिए क्या आएगा? 120। ठीक है, उसके लिए क्या आ जाएगा? 120। तो आप याद रखना, वाई के लिए 90 डिग्री है और ई के लिए 120 डिग्री है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की इकाई क्या है? ऊष्मा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है कैलोरी, सी है डिग्री, और डी है डाइल। तो उसमें की इकाई जो इसमें क्या आएगी? कैलोरी आएगी। ठीक है, ये बल की होती है, ये भी बल की होती है, और ये जो है डिग्री जो है ये तापमान की होगी। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा इसका? ऊष्मा की इकाई जो है वो कैलोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 17, पानी की विशिष्ट ऊष्मा। पानी की विशिष्ट ऊष्मा है, ऑप्शन देखिए 0.5, बी है 1, सी है 1.5 और डी है 2। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थों में ऊष्मा का संचालन किससे होता है? तरल पदार्थों में ऊष्मा का संचालन किससे होता है? 4 ऑप्शन हैं, चालन द्वारा, संवहन द्वारा, या विकिरण द्वारा। ये 3 प्रकार होते हैं ऊष्मा की, जो ट्रांसमिशन है वो, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा संवहन द्वारा। संवहन द्वारा जो है जो इसमें तरल पदार्थों में ऊष्मा का संचालन किया जाता है।
संचालन की ये 3 विधियां होती है, मैंने भी आपको लिख के बताई, ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये था 18वां क्वेश्चन। नंबर 19 है, केस हार्डनिंग निम्न में से किस धातु को किया जाता है? केस हार्डनिंग निम्न में से किस धातु को किया जाता है? किया जाता है। कौन कौन सी धातुएं देखो, पहला है कास्ट आयरन, तांबा, पित्तल और पिटवा लोहा। कास्ट आयरन, तांबा, पित्तल और पिटवा लोहा। तो कौन से को किया जाता है इसमें? केस हार्डनिंग की जब भी बात आए कि निम्न में से किस धातु को, केस हार्डनिंग हमेशा ही पिटवा लोहे को किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 20। नंबर 20 क्या कहता है देखो, बॉयल के नियम के अनुसार P1 एंड PV2 इज इक्वल टू। बॉयल का नियम, एक बॉयल का नियम होता है इलास्टिसिटी में। बॉयल के नियमानुसार P1 एंड V1 इज इक्वल टू किसके होगा? ऑप्शन है P2V2 B है, P1V2 C है, P2V1 और D है सभी। तो इसमें P1 और V2 जो है वो किसके इक्वल होता है? P2 और V2 के। ठीक है, P और V जो है प्रेशर और वॉल्यूम के लिए यहाँ डिनोट है। ठीक है, तो ये था नंबर 20 क्वेश्चन। अब बात करते हैं 21 की। 21 क्या कहता है देखिए, दबाव की इकाई क्या है? दबाव की इकाई है पास्कल, या फिर ऑप्शन है किलोग्राम, या फिर ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर ए व सी दोनों। तो यहां सही आंसर क्या आएगा? ए व सी दोनों, क्योंकि दबाव की इकाई क्या होती है? पास्कल भी होती है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है। तो ए व बी दोनों ही इसके ए व सी दोनों ही इसके सही आंसर हैं। किलोग्राम वाली नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। गैस का दबाव मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? 22 गैस का दबाव मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दाब प्रमापी, बैरोमीटर, या फिर हाइड्रोमीटर, या सभी। तो यहां सही आंसर क्या आएगा? गैस का दबाव मापने वाला हमेशा यंत्र जब भी आए तो आपको क्या लिखना है? दाब प्रमापी। ठीक है, तो दाब प्रमापी जो है वो इसमें यूज होता है। वायुमंडल का माप मापने वाले को क्या कहेंगे? बैरोमीटर। ठीक है, जब वायुमंडल का नाम आ जाए तो बैरोमीटर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। क्या कहता है? x अगर इज इक्वल टू 3 है तो x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 का मान बताएं। ऑप्शन देखिए, अठारह, 4, 9 और 12, ये इसके ऑप्शन है। अगर x की वैल्यू 3 है तो इसमें आप पुट करके देखो, x की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा में 3 प्लस में 4। ठीक है, x की जगह 3 आ गई, ये आ गया 3 9 स्क्वायर इसका, ये भी 3 9 प्लस में 4, ये माइनस का ये प्लस का एक दूसरे कैंसिल, क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ 4 बचा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। 24 क्या कहता है देखिए, a की 2 गुणा में b की 3 गुणा में b की 5। ऑप्शन है a की 2 गुणा में b की 4, b है a की 2 b की 8, c है a की 3 b की 7, d है a की 2 b की 5। तो यहां राइट आंसर क्या आएगा इसका, a की 2 b की 8, क्योंकि मैंने आपको लॉ ऑफ इंडिसेस वाले चैप्टर में घातांक के नियम, उसमें मैंने आपको बताया था जब भी आधार सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है और मल्टीप्लाई में तो जुड़ जाती है, तो b की 8 आ जाएगी। 5 और 3 8, a की 2 है तो वो एज इट इज है। क्लियर। नंबर 25 है 3 क्रमवार संख्याओं का योग योग 54 है, तो वे संख्याएं बताएं। तो वे संख्याएं हैं, ऑप्शन है 14, 15, 16, बी है 21, 22, 23 और सी है 16, 17, 18 और डी है 17, 18, 19। यहां से आपको देखना क्या, तो देखिए पहले सवाल को पढ़ो। 3 क्रमवार संख्या, माना पहली संख्या x है तो दूसरी क्या है x+1, तीसरी क्या है x+2, क्रमवार लगातार। ठीक है, तो इन तीनों का योग, इनको जोड़ दो, कितना बता रहे हैं इनका योग 54। तो x वाली रकम देखो 1, 2, 3, तो कितने हो गए 3x, प्लस में 1 और 2 3 इज इक्वल टू 54। 3x इज इक्वल टू 3, उधर जाके माइनस हो गया, 51 बच गया, 3 से पूरा पूरा कट गया 17। x की वैल्यू कितनी है 17, तो अगर x 17 है तो x+1 18 और x+2 19, 17, 18, 19 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 26। नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि x इज इक्वल टू 4 हो तो x² - 1/x² का मान बताएं। ऑप्शन देखिए, और डी ऑप्शन है 16 सही 15/16। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां पुट करनी है, तो यहां x की जगह 4, 4 चौक 16 आ गया, माइनस 1 में 4 चौक 16, इनका एलसीएम लो कितना आया 16 आया, 16 एकम 16, उस 16 की गुना 16 से करेंगे, 16 16 256। ठीक है, माइनस में 1 आया, ये 1 कट गया। ठीक है, तो ये आ गया 255 बटे में 16। इस अब 255 बटे 16 को आप भाग करो, 16 एकम 16 बच गए 9, 95, 16 पंजे 80, कितने बच गए 15, ऊपर 15 डिवाइड बाई 16, तो ये आ गया 15 सही 15 बटे 16 इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, इतना आंसर भी सही है, अगर आप आंसर में अगर आगे दिया तो आप इसको हल कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। नंबर 27 जो है क्वेश्चन, 3x + 2y को 7x - 5y में से घटाने पर 5y में से घटाने पर क्या बचेगा। तो आप ऑप्शन लिखो पहले तो 4x - 6y, 4x - 7y, 4x + 7y, 4x + 3y। तो ये कह रहा है 7x - 5y है, इसमें से ये घटाना है, तो 3x + 2y हो गया, घटाना तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, 7 में से 3 गए 4x, किसका प्लस का, सब में है, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जुड़ जाएंगे, किसमें जुड़ेंगे माइनस में, 5 और 2 7y, तो 4x - 7y जो भी है वो आपका राइट आंसर है। क्लियर।
28 नंबर, स्ट्रेन का सूत्र, स्ट्रेन का फार्मूला है छोटा एल गुणा में बड़ा एल, छोटा एल बटे में एल, एल बटे में छोटा एल हो गया, और ये हो गया एल बटे में 2 और छोटा एल। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या आएगा, छोटा एल बटे में बड़ा एल। ये इस स्ट्रेन का फार्मूला होगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेस की इकाई क्या है, 29। स्ट्रेस को क्या है, विकृति लिख सकते हैं आप, विकृति की इकाई, विकृति की इकाई है सेंटीमीटर, फुट, मीटर स्क्वायर या कोई नहीं। तो क्या होता है, विकृति की कोई इकाई नहीं होती, इसलिए विकृति की इकाई कोई नहीं है। ठीक है, विकृति की कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, पीतल का प्रत्यास्थान गुणांक क्या है। प्रत्यास्थान गुणांक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी बहुत बार आता है, ये ध्यान से पढ़ना, इसको याद रखना आप। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा, 0.8 गुणा में 10 की पावर 6, ये होता है पीतल का प्रत्यास्थान गुणांक। ठीक है, तो ये 30वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 31, हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति के क्या होता है। हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थ सीमा तथा प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति, प्रतिबल तथा विकृति होते हैं। एक दूसरे के क्या होंगे ये, वो बताना हमें, समानुपाती या विलोमानुपाती या फिर है दोनों बराबर होते हैं या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, हुक के नियम अनुसार जो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर होता है, प्रतिबल और विकृति दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्लियर, तो ये इसका आंसर बनेगा। 32 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 32 में है 6,000 रुपए का 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज बताएं। 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आप निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। तो मूलधन 6,000 है, दर 2% है, गुणा में 3/100। पहले आप ऑप्शन लिख लो, जो भी इसके आते हैं, 240, बी 340 रुपए, सी 320 और डी है 260। अब देख लेते हैं इसमें क्या आएगा, ये कट गया 2 से, तो ये आएगा 60 गुना में 3 गुणा में 6, तो 6 6 36 360 रुपए इसमें आंसर आएगा। 360 कहीं भी ऑप्शन नहीं है, सॉरी यहां लगा लेते हैं, तो 360 रुपए जो इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर। नंबर 33, क्या कहता है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को
20% लाभ पर बेचने पर 1200 रुपए में बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य इसमें ऑप्शन है 1050 रुपए, बी है 1000 रुपए, सी है 1100 रुपए और डी है 950 रुपए। ठीक है, तो यहाँ क्रय मूल्य निकालना है, जबकि लाभ प्रतिशत हमें दिया हुआ है और विक्रय मूल्य में दिया हुआ है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बनेगा? क्रय मूल्य बनेगा विक्रय मूल्य गुणा में 100 डिवाइड बाई लाभ प्रतिशत प्लस 100। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो। विक्रय मूल्य कितना है? 1200, लाभ है 100 डिवाइड बाई लाभ प्रतिशत 20 है, प्लस में 100 जोड़ेंगे 120। ठीक है, ये 0 से 0 ये 10, 100 दाई कितना आ गया? 1000। तो यहाँ जो भी 1000 आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 33वां था। नंबर 34 क्वेश्चन क्या कहता है देखो। 34 क्वेश्चन जो है, यदि कोई वस्तु 600 रुपए में खरीदी जाए, 34 जो है, यदि कोई वस्तु 600 रुपए में खरीद कर 34 यदि कोई वस्तु 600 रुपए में खरीद कर 800 रुपए में बेची जाती है, 800 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत याद करें। लाभ प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, 33 सही 1/3% ऑप्शन है, 37% ऑप्शन है, 25% है और डी है 31% है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या आएगा? हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ गुणा में 100। जब हमें इसमें क्या है, देखिए हमें ये दिया हुआ है कि ये वस्तु 600 रुपए में खरीदी है और फिर 800 में बेची है, तो यहाँ लाभ तो हमें पता चल गया कि 200 रुपए है। ठीक है, लेकिन अब इसमें हमें ये देखना है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाले। तो लाभ प्रतिशत जो होता है वो फार्मूला क्या होता है? लाभ गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य। अगर सीधा लाभ पूछे तो हम बता सकते हैं कि 800 रुपए में बेची और 600 में खरीदी है, तो 800 माइनस 600 कितना है? 200। लाभ आ गया उसका 200, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लाभ प्रतिशत पूछा डिवाइड बाई क्रय मूल्य, लो क्रय मूल्य इसका है 600 रुपए। ठीक है, 2 0 से 2 0, 2 1 2, 2 3 अच्छा 3 आ गया। 100 डिवाइड बाई 3, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आया? 33 सही 1/, ठीक है, 33 कंप्लीट 1/3% इसका राइट आंसर आ गया। क्लियर? तो ये था 34 क्वेश्चंस। आगे है नंबर 35, 35वां क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन, क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य से इस कंडीशन में की शर्त में क्या होगा? आपको ये बताना है कि जब ये कंडीशन आए तो क्या होगा? लाभ होगा, हानि होगी, या दोनों होंगे, या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये चिन्ह क्या बता रहा है। क्रय मूल्य जो है वो बड़ा है विक्रय मूल्य से। ठीक है, क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य से जो है बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि क्रय मूल्य खरीदना जो है वो बड़ा है विक्रय मूल्य से, और विक्रय मूल्य जो है कम में बेचा, तो इस कंडीशन में क्या होगा? हानि होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगी? हानि। अगर यहीं पे विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो तो क्या होगा? लाभ होगा। क्लियर? तो ये उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।